गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नॉलेज एंड करिकुलम फॉर सेमेस्टर 4 पेपर 8 यूनिट 6 एंड टॉपिक इज़ करेंट प्रोविजंस एंड प्रैक्टिसेस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें करिकुलम को डेवलप करने के लिए जो करेंट प्रोविजंस हैं या क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि 1916 के दशक कोठारी आयोग 1964 टू 66 से ही शिक्षक की जो पेशेवर तैयारी होती है उसको शिक्षा की गुणवत्ता को विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए कुछ एक आवश्यक मानक तैयार किया जाता है। और किसी भी चीज़ को तैयार करने से पहले उसकी पूरी तैयारी, पूरी प्रिपरेशन, पूरी जानकारी, एक डेटा हम बना लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि हमको इस पे कार्य करना है तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसी अनुसार एक मानक तैयार किया गया है। लेकिन पिछले कुछ 2-3 दशक में ये जो क्रियाएं हैं इसके अंतर कुछ कठिन कदम या ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत है जैसे चट्टोपाध्याय समिति, ये हुआ था 1983 टू 85। इसमें टिप्पणी की गई थी और इसके अनुसार कहा गया था कि हमारे अधिकांश शिक्षण महाविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में साधारण अत्यंत जो साधारण साधन है वो अत्यंत अपर्याप्त है। मतलब कि विद्यालयों में या महाविद्यालयों में जिन जिन चीज़ों की जो आवश्यकताएं होती हैं हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, समझाने के लिए, वो चीज़ें पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। तो स्वभावतः है कि जब हमारे पास इक्विपमेंट, साधन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगी तो हम बच्चों को किस तरीके से अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। तो हमारे साधन क्या हैं, हमारे हथियार क्या हैं? शिक्षा से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी बुक्स, लाइब्रेरी और क्लासरूम में जो भी एक अच्छे क्लासरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन सारे चीज़ का, साधनों का अगर हमारे पास पर्याप्त उपयोग हो तो हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर कहा गया है कि अगर शिक्षक शिक्षा को नए शिक्षक की भूमिका के दायित्व के संदर्भ में प्रासंगिक बनाना है तो माध्यमिक स्तर के शिक्षक के प्रशिक्षण की अवधि 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। तो इसमें कहा गया कि अगर माध्यमिक टीचर आप बनते हैं या होना चाहिए वैसा, तो कम से कम आपकी 12वीं क्लास की तो शिक्षा कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद 5 साल का और आपका या तो एक्सपीरियंस हो या फिर आप उसमें और अधिक शिक्षा प्रदान किए हों। तो एक टीचर के लिए ये सारी गुणवत्ता होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर टीचर के पास स्ट्रॉन्ग संसाधन नहीं होगा, ये सारे नॉलेज, अच्छी जानकारी नहीं होगी, तो वो बच्चों को क्या शिक्षा प्रदान करेंगे। तो बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से पहले अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों के सामने उस टॉपिक के साथ अच्छे से तैयार होकर आना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि 12वीं की पढ़ाई पूरी 5 साल की होनी चाहिए। फिर इसकी आवश्यकता पर पुनः जोर देते हुए समिति ने कहा है कि इसमें सामान्य शिक्षा और पेशेवर शिक्षा को एक साथ लेना आसान हो सकता है। समिति ने सिफारिश की है कि शुरुआत 4 साल के एकीकरण कार्यक्रम से जो इसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है यशपाल समिति की रिपोर्ट, शिक्षा बिना बोझ के। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए। अब बच्चों के ऊपर हम एक पढ़ाई का अत्यंत प्रेशर, अत्यंत दबाव डाल देंगे तो बच्चे की जो पढ़ने की क्षमता होती है या पढ़ने की जो रुचि होती है, इंटरेस्ट होती है, वो समय से पहले वो उससे रुझान खत्म हो जाता है। इसलिए पढ़ाई का बच्चों के ऊपर दबाव बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अब ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कम से कम दबाव देकर आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बच्चों में शिक्षा का इनपुट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें कहा गया है कि शिक्षा बिना बोझ के, ये हुई थी 1993 में। लिखा गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी के कारण स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता असंतोषजनक रही है। इसमें भी वही कहा गया है कि जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी होती है, यानी कि शिक्षक के अंदर जो प्रशिक्षण है वो उसमें अगर कमी है तो नेचुरली वो
बच्चों को संतोषजनक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं, बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं पढ़ने के लिए, तो वो कहीं से भी किसी चीज़ का भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वो उनके अंदर संतोषजनक प्रदान करने लायक शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है वो उतनी डेवलप नहीं रहेगी। स्कूली शिक्षा में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी विषय वस्तु का पुनः निर्माण किया जाए। यानी कि एक बार जो विषय वस्तु बन गया है, सिलेबस बन गया है, तो हमें उसी ढर्रे पे नहीं चलना है। हर साल समय के साथ, परिस्थिति के साथ, अपने भूत, वर्तमान, भविष्य को देखते हुए हमें करिकुलम में निरंतर बदलाव करते रहना चाहिए। निरंतर बदलाव करने से ये फ़ायदा होता है कि शिक्षक के अंदर और शिक्षार्थी के अंदर स्वावलंबी शिक्षण ग्रहण करने की और कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारी चीज़ें अपने आप बढ़ती जाती हैं। आप बच्चों को दे दीजिए तो एक ही ढर्रे पे वो करते चले जाएंगे, लेकिन कुछ नयापन जब आता है तो स्टूडेंट्स के अंदर और टीचर्स के अंदर कुछ नई चीज़ें करने की, नई खोज करने की, नई टेक्निक टूल्स को खोज करके उसको कैसे हमको यूटिलाइज करना है, इन सब चीज़ की इच्छा एक स्टूडेंट के अंदर भी बढ़ती है और एक टीचर के अंदर भी बढ़ती है। तो समय, परिस्थिति, समाज की क्या मांग है, समाज को देखते हुए हमें करिकुलम का निरंतर बदलाव करते रहना चाहिए, उसमें कुछ नयापन लाते रहना चाहिए। इन कार्यक्रमों ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रशिक्षार्थी स्व अधिगम व स्वतंत्र होने की योग्यता प्रदान करते हैं। इससे स्टूडेंट्स को स्वावलंबी बनते हैं, सेल्फ डिसीज़न लेने में वो परफेक्ट होते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। अब इसके बाद आता है कि शिक्षा कार्यक्रम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षित करने का कार्य करते रहना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि सीटेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें कहा गया है कि निरंतर हर 7 साल पे इन्हें फिर से वो सीटेट के एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक बार अगर टीचर पास करके चले आते हैं तो फिर वो अपनी पुरानी पीछे की पढ़ाई की गई पढ़ाई को दिन पर दिन थोड़ा थोड़ा करके भूलते जाते हैं, और वो फिर आगे कुछ नए पढ़ने की इच्छा उनके अंदर नहीं होती है। उनको ये लगता है कि अब तो हम एज अ टीचर हो गए हैं, तो अब हमें किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो हमारा सिलेबस है बस उसको जाना है और बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर देना है। तो इससे टीचर के अंदर नई गुणवत्ता का जो विकास होता है वो रुक जाता है, अवरोध हो जाता है, और जो ही आगे कुछ नहीं सीखने की जो इच्छा शक्ति होती है वो मन के अंदर दब जाती है। कुछ नयापन सीखना होता है, कुछ नया करना है, कुछ नई चीज़ें हम जाने, तो वो कैसे हम नई चीज़ों को बच्चों के अंदर इम्पार्ट करेंगे, डालेंगे, ये इच्छा शक्ति टीचर के अंदर ख़त्म हो जाती है। इसलिए शिक्षकों का भी निरंतर प्रयास होना चाहिए, उनके ज्ञान का, उनके मस्तिष्क का, उनकी नॉलेज का, उनके हर एक विषय का, जिसको पढ़ के वो बच्चों को आगे शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत है जिसमें शिक्षा को मात्र सूचना में हस्तांतरण की प्रक्रिया में देखा जाता है। अब शिक्षा जब हम निरंतर इसमें बदलाव लाते रहेंगे, हस्तांतरण करेंगे यहाँ एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, तो स्वभावतः है कि हम जब किसी से भी शिक्षा प्रदान करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो मेरे पास आया, हम किसी और को दिए, वो वहाँ से किसी और के पास गया। तो इस तरीके से शिक्षा का जो हस्तांतरण होता है वो बढ़ते बढ़ते हमारी शिक्षा को बहुत अधिक अच्छी जगह तक पहुँचाता है, बहुत अच्छी एजुकेशन हमारे अंदर आ जाती है। औपचारिक विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती और सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रति लापरवाह वाला दृष्टिकोण राज्य द्वारा दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा की अतरंग हिस्सा बन चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब टीचर्स रिटायर हो जाते हैं तो उनको उनके जगह पर एक नए शिक्षक की नियुक्ति करनी चाहिए। वो इसलिए कि कंटिन्यू एक शिक्षक अपने समय के अनुसार बहुत लंबे समय तक एक ही चीज़ को पढ़ाते आने के बाद जब उनकी रिटायरमेंट की अवधि आ जाती है तो इच्छा शक्ति भी कम हो जाती है स्टूडेंट्स को पढ़ाने की। तो उनके जगह पर जब नए टीचर्स आएंगे तो नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नई ज्ञान के साथ, नई स्फूर्ति के साथ वो नए नए चीज़ों का
बच्चों को शिक्षा नए नए तरीके से शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ये भी हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति की कमियाँ हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो उसी जगह पे वही टीचर्स सेवा से कंटिन्यू वही, ये लापरवाही है। इसके अंतर मतलब वो नया उसी का हिस्सा वो बने रहना चाहते हैं पीछे से जो चले आ रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रस्तावना की। स्कूली पाठ्य चर्चा के नवीनीकरण के प्रयास को ऐसी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के नीतिगत संदर्भ में रखना चाहिए जो भारतीय समाज की संवैधानिक दृष्टि से अनुकूल मूल्यों व परिवर्तनमुखी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। इनके कहने का मतलब है कि पाठ्य चर्चा सिलेबस या करिकुलम ऐसा बनाना चाहिए कि वो हमारे समाज से बिल्कुल जुड़ा होना चाहिए।